लिविंग प्लैनेट सूचकांक क्या है? ये जैव विविधता की स्थिति का सूचक होता है। ठीक है, ये मैं आपको इकोनॉमिक्स साल में भी आपको एक बता चुका हूँ। जीएनपी जब आप बात करते हो, ठीक है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा बताया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है, किसी प्राणी को विलुप्त माना जाता है जो अपने प्राकृतिक स्थल पर नहीं देखा गया हो, कम से कम 50 वर्ष होता है, 50 वर्ष तक यदि नहीं देखा गया तो इसको विलोपित माना जाता है, यानी नहीं है वो वहाँ पर, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप जाते हैं कुछ एक एंडेंजर्ड, इसके अंदर क्लासेस होती है रेड डाटा बुक में भी, है ना, डेंजर्ड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, है ना। जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय भी है, सुंडरलैंड भी आपका चौथा जुड़ा है। तो भारत में 4 हॉटस्पॉट कंसीडर भी होते हैं। ठीक है, डोंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कंगार पर है, क्या ये स्तनधारी है? स्तनधारी मैमल जो कि डायरेक्ट अपना जो प्रजनन करने के पश्चात बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते। ठीक है, पर अपवाद क्या है इसमें आपका? चमगादड़ हो गया जैसे, है ना, वो अपवाद में आ जाता है आपका। और मैमल्स के अंदर आपके स्तनधारियों में गर्दन में 14 हड्डियां भी पाई जाती है, पर ये टेक्निकल हो गया अंतर। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, आपने अगर जैव संरक्षण की स्थिति के विषय में अगर मतलब एक्सप्लेनेंशियली पढ़ा होगा तो इन सीटू और एक्सीटू दो टेक्निक होती है। तो इन सीटू क्या होती है कि जैव स्थिति मतलब कि जो आपकी वनस्पतिक संरक्षण जब आपको करना होता है, जब कोई जनजाति विलुप्त हो रही है तो उसी स्थान पे करते हैं, है ना। और एक्सीटू क्या होती है? एक्सीटू जब उस जीव को ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर, जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, है ना, वानस्पतिक उद्यान, ये आपकी एक्सीटू में होती है और सब बच्चे इसी को गलत करते हैं। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं इसे, है ना। बॉटनिकल गार्डन आपका देखे होंगे, नोएडा में भी है बॉटनिकल गार्डन। तो ये एक्सी2 में आता है, ना कि इन-सी2 में कंसीडर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया रोक के, थोड़ा सा ये कई बार क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? अन्यत्र संरक्षण पद्धति, है ना, अन्यत्र के अंतर्गत किया जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट को किन आधारों पर मान्यता प्रदान की जाती है? जाति, बहुविधता, स्थानिकता और आशंकता के बोध के आधार पर किसी को हॉटस्पॉट दिया जाता है। ये नॉर्मन मेयर्स की थ्योरी है, उनके सिद्धांत पे आया था, ये वर्ड यूज किया था। ठीक है, फिर भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है देखिए। ये एक बार हालांकि लिस्ट में आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ। शुरुआत के 4 तो आपको पता होने चाहिए पूरे। नीलगिरी देखिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 1986 में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है 1988 में। नोकरेक मेघालय 1988 में। ग्रेट निकोबार 1989 में। ठीक है, शुरुआत के 4 आपको बस साल पता होने बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है उठकर कि इसका क्रम में लगाइए। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। मानस आपका असम में है। ठीक है, सुंदरम पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू सेखोया आपका असम में है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इसको पहले नीफा भी बोलते थे अरुणाचल प्रदेश को। पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। अगस्तमलाई केरल में है। कंचनजंगा खोंडंग, इसकी स्पेलिंग हिंदी के अंदर इंग्लिश में ऐसे ही लिखी जाती है, खोंगजंगजंगा करके, सिक्किम में है ये। ठीक है, आचान कमार आपका मध्य प्रदेश में है। कच्छ आपका गुजरात में है और शीत मरुस्थल आपका हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। यहीं पे आपका चीता वाला जो मैंने बताया था आपका श्रीशैलम, है ना। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, पन्ना में ही आपके हीरे भी मिलते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होना। ठीक है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत के 2 जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय। इन जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता आपकी मिलती है भारत में, पश्चिमी घाट में और पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएगा इधर में, और पश्चिमी घाट आपका ये आ जाएगी रेंज। ठीक है,
जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई थी आपकी? 2008 में। ठीक है, जैव विविधता कार्य योजना। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है कौन सा? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। बता चुका हूं ये क्वेश्चन में। और किसी को हॉटस्पॉट अगर किसी एरिया को घोषित करना है, जैसे अभी 3 मानकों पे होता है ये, जाति बहुतायता, स्पीच रिचनेस, ठीक है, स्पीच की जो जितनी ज़्यादा एविडेंसी होगी, स्थानिकता और आशंका का बोध, इन 3 आधार पर किसी को हॉटस्पॉट दिया जाता है। ये नॉर्मन मेयर्स की थ्योरी है। ठीक है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कारण है यहाँ पे मनुष्य का कम हस्तक्षेप भी है। ठीक है, इसके कई सारे कारण बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान आता है, यदि आप अपने कंसाइंस इंट्रोस्पेक्शन से सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे कुछ एक अधिनियम है, आयात निर्यात अधिनियम 1947 का, ये मिलान चिन्ह में आते हैं क्वेश्चन। खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 में आया। ठीक है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में, भारत वन अधिनियम 1927। इसी के अंतर्गत आपको बम्बू यानी बांस में परिवर्तन कर कर आपको वृक्ष से निकाल के उसको घास की संज्ञा दी गई। इसी अधिनियम में परिवर्तन किया, क्योंकि इसके आयात निर्यात सूक्ष्म और लघु उद्योग में उसका प्रयोग ज़्यादा हो सके और लोगों को अपनी आय सृजन क्षमता में विकास में कारगर सिद्ध हो। ठीक है, ये कथन है जो कौन से सत्य हैं? दोनों। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है, सत्य है ये। ठीक है, उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। कारण क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, जलवायु, तापमान, जिसमें वर्षा वगैरह होती है वो रिस्पॉन्सिबल बनती है आपके लिए। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है, यह भी कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं ये। ठीक है, यहाँ केवल सत्य वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने होते हैं। ठीक है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों से किसके द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट काव्य पुनर्चक्रण और सस्य परागण, चारों ठीक है। ठीक है, कौन सा स्थल वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, आपके बॉटनिकल जो पार्क होते हैं वो आपकी एक्सी2 में आते हैं, एक्सी2 कंजर्वेशंस में आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा रेड डाटा बुक की सम्मिलित सूची है संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की, यानी फ्लोरा एंड फाउना दोनों, जीव जंतुओं और पादपों दोनों के लिए है ये। किस देश ने अपने नागरिकों को नारंगी प्रदूषण, ये देखिए 18 में एक बार क्वेश्चन आ गया था, हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, करंट के क्वेश्चन थे ये। सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है आपका? अभी तो यूएसए हो गया है। ठीक है, अभी यूएसए हो गया आपका। कार्बन नेगेटिव देश के रूप में कौन जाना जाता है आपका? भूटान। ठीक, और यूएनओ द्वारा 2015 हटा दीजिए। ई कचरा में अगर आपका रैंक इंडिया की पूछी जाए तो अभी भी 5वीं है। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे इंडिया। ठीक है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से। आप रोड पे जाते होंगे, रोडों के चारों ओर आप वृक्ष देखते होंगे, अब जितने भी रोड नए बन रहे हैं, तो ये वृक्ष क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। और ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, और वैसे इसकी साइंटिफिक यूनिट कौन सी है? हर्ट्ज है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए को किस अन्य नाम से जाना था? छाता विधान, अम्ब्रेला इसको लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान उसकी मात्रा से मापा जाता है? सीसा और कार्बन के कण, है ना, ये दोनों को आप चेकिंग होती है आपकी पॉल्यूशन चेकिंग में। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह होता है? सितंबर से अक्टूबर। जो आपकी O3 है, इस लेयर का विनाश होता है। और इस लेयर का विनाश होने का मतलब, ब्रेक होने का मतलब, यहाँ से आपकी ओजोन आएंगी और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आपकी बॉडी पे पड़ती हैं और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, चर्म रोग, आँख के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी हाल में ही भारत ने HFC, है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b को बैन किया है। ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात सबसे ज़्यादा प्रभावकारी गैस है।
उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? उत्तरी गोलार्ध में मार्च और अप्रैल के बीच में। यहाँ पर मार्च और अप्रैल में सबसे ज़्यादा ह्रास होता है। ठीक है। मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस प्रदूषण होती? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही आपकी प्लेन से भी निकलती है। ठीक है। अमल वर्षा कारखानों से होती है और अमल का जो केंद्र है इटली में है, जो आपका नॉर्वे में, माफ़ी चाहूँगा, जो कि अमल वर्षा केंद्र है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण। क्योंकि क्लोरीन क्यों डालते हैं पानी में? उसकी सफाई के लिए डालते हैं। फुसफुस धूम्रता से श्रमिक रोग ग्रस्त हो जाते हैं, जो मुख्यतः कार्बन कोयला खानों में होता है। ठीक है। कई प्रकार के धूलों से रोग होते हैं फेफड़ों में, एंथोसाइसिस, लिथोसनाइसिस, इस टाइप के जो रोग होते हैं उसमें कोयला खनन में होता है। ठीक है। कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? न्यूजीलैंड है। ठीक है। तो ये 0 कार्बन रेटिंग वाला भी देश हो रखा है इस समय। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? आपका जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, यानी आपके जो औद्योगिक कारखानों से बिना निष्कर्षित किए हुए जो जल का बहाव किया जाता है डायरेक्टली गंगा, यमुना, सरस्वती, कहीं किसी भी नदी में, वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक वाहन दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल पत्थर को। जब आप इस कोयले को पूरा यूज़ कर लेते हैं उसके पश्चात जो राख बचती है वो आपकी फ्लाई ऐश होती है। फ्लाई ऐश पे अभी केंद्र सरकार काम भी कर रही है। इसका प्रयोग सड़क बनाने में, ईंटें बनाने में, मकान बनाने में और डंपिंग करने में, ठीक है, जहाँ गड्ढा भराव करने में, उसमें प्रयोग कर रही है। वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। ठीक है। स्टोन लेप्रोसी किसे बोलते हैं? ये कई बार आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। स्टोन लेप्रोसी अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन और मूर्तियों के गलने की संख्या को स्टोन लेप्रोसी बोला जाता है। आपने देखा होगा ताजमहल के आसपास मथुरा की जो रिफाइनरी है उसके चलते उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ताजमहल के जो ऊपरी गुंबद है उसमें कलर में परिवर्तन भी हो गया है कुछ कुछ। इसके चलते अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर उस पर एक नीति भी बनाई है। एरोसोल नामक कणिकीय वायु प्रदूषक का आकार कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोन होता है। 1 to 10 माइक्रोन होता है। ठीक है। 1 से 10 माइक्रोन के मध्य होता है। दम घोटू गैस किसे की उपमा दी जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से जाके क्रिया करती है और इसके पश्चात आपकी जो धमनी और शिराओं में जाके प्रभाव डालती है और दिक्कत होती है सांस लेने में। सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली गैस ओजोन परत को पतला करती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है। ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं आपके सुपरसोनिक जेट से, है ना। मैक इसकी स्पीड होती है। मैक में मतलब साउंड की स्पीड से एक्सीड होती है, तो इसको मैक में काउंट करते हैं इनके सुपरसोनिक जेट्स की स्पीड को। प्रकाश रासायनिक स्मॉग किस गैसों को सम्मिलित किया जाता है ना। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन को। इसको शॉर्ट फॉर्म में पैन बोलते हैं। पारक्सिल एसाइटाइल नाइट्रेट को पैन बोलते हैं। पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग और दम्मा रोग होता है। ठीक है। पार्थेनियम घास के चलते। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है? वायु प्रदूषक। अभी आपको पता होगा मुंशियारी के पास उत्तराखंड में लाइकेन का पार्क भी बनाया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? MIC, जो एंडरसन था, ठीक है, उस कंपनी का मालिक। इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित, ये क्वेश्चन गलती है, अभी प्रदूषित में अलग ही चल रहे हैं। भारत में शीशा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया था? 1995 में। आपको पता है कि अब BS6 पे अब काम कर रहा है इंडिया। ठीक है। अब BS5 आया ही नहीं, क्योंकि BS4 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि 5 का लगाओ स्टैंडर्ड। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो आपका प्रयोग होता है ईंधन, उसके अंदर आपका पेट्रोल में आपके सल्फर की मात्रा के आधार पर उसका न्यूनीकरण करना होता है। सल्फर को काफ़ी कम करना होता है।
प्रथम और द्वितीयक गैसों सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? प्रथम और द्वितीयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक किसे माना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है, क्रैकिंग गैस क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्रैकिंग गैस भी बोलते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस का प्रभाव आपसे पूछ लेता है कि कौन सी गैस का कितना प्रभाव है। ठीक है, CO2 55% रिस्पॉन्स प्रभाव होता है, CFC 24% होता है, मीथेन 15% और नाइट्रस ऑक्साइड आपकी 6% होती है। ठीक है, शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है बेंजीन, टॉल्यून, जाइलिन। इन तीनों को मिलाकर आपके जो ईंधन की होती है कंबंशन पावर एक्सीड हो जाती है। ठीक है, और ख़ास बात याद रखिएगा, पेट्रोल की ऑक्टेन में मापते हैं मात्रा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, मिट्टी के तेल को सिटेन में, ऑक्टेन में, इसमें मापते हैं। हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? जो आपका ग्रीन डीजल होता है 0.01%। ठीक है, हरित डीजल किस यूरो का मानक डीजल है? यूरो 4। और अब मैंने आपको बता दिया जो इंडिया आप क्या कि लागू कर रहा है, यूरो आपका BS, जिसको बोल सकते हैं BS 6। 1 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणिकीय प्रदूषण को प्रदूषण वायुमंडल में रोकने के हेतु किस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। ये एक मशीन होती है जो आपके कणों को रोटेट करती है, ऐसे 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 रोटेट करके फिर हवा में छोड़ती है। ठीक है, ये आपका मतलब भट्टियों में, कोयला भट्टियों में, ये प्रदूषण इकाइयों में लगा दी जाती है। तो ये आपकी RO की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी 16 के लिए, जो कि 20 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में अगर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों पे भी काम कर लेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। अगर एक तरीके से देखा जाए, अगर मिला दिया जाए जियोग्राफी को और इन्वायरमेंट को अगर मिला दिया जाए कि दोनों लाइट साइंस में कंसीडर होते हैं, तो आपके मोटा मोटी 36 से 37 क्वेश्चन बनते हैं लगभग, क्योंकि 22 वहाँ, 12 के करीब यहाँ, 10 करीब पूछ ही लेता है मिला मुलू के। तो 35 के मैक्सिमम, इसका अगर एवरेज अगर देखेंगे तो 35 है, और अगर ऐसे देखेंगे तो 36-37 निकल ही जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सीरीज़ का भरपूर लाभ लीजिए, अपने एग्जाम से पहले जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है।